आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। धर्मांतरण के कई सारे मामले आपने देखे होंगे, लेकिन रायसेन का ये जो मामला हम आपको बताने जा रही हैं, ये शायद ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं। रायसेन में धर्म परिवर्तन का यह मामला बेहद सनसनीखेज है, क्योंकि एक बाल गृह में 3 बच्चों के धर्म को परिवर्तित करवा दिया गया, जिससे बवाल मचा है। कैसे कराया गया? रायसेन जिले के गौहरगंज में माता पिता से बिछड़े 3 हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाने का यह मामला है। 3 बच्चे भाई बहन हैं, जो साल 2020 में कोविड में लगे पहले लॉकडाउन के आसपास मंडीदीप में अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। रायसेन के एक बाल गृह में मासूम बच्चों के धर्म परिवर्तन ने मध्य प्रदेश में सनसनी मचा दी है। गौहरगंज स्थित बाल गृह में माँ बाप से बिछड़े 3 हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाने का बड़ा खुलासा हुआ। तीनों बच्चे भाई बहन हैं, जो साल 2020 में कोविड में लगे पहले लॉकडाउन के पहले मंडीदीप में अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। बाल गृह का संचालक मुस्लिम है, उसने इन बच्चों के हिंदू नाम बदलकर मुस्लिम रख दिए और मुस्लिम नाम से ही इनका आधार कार्ड भी बनवा दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब शिकायत पर राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो इस शिशु गृह का निरीक्षण करने पहुंचे। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शिशु गृह के संचालक को फटकार लगाते हुए शिशु गृह के सभी दस्तावेज जब्त करने के निर्देश दिए। साथ ही महिला बाल विकास विभाग को जांच कर FIR दर्ज कराने के आदेश भी दिए हैं। आधार कार्ड मुस्लिम नामों से बनवा दिए गए और उनके स्कूलों में भी नाम इसी प्रकार लिख दिए गए। कुल मिला के बच्चों की आइडेंटिटी बदल दी गई। बच्चों की आइडेंटिटी बदला जाना यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का उल्लंघन है, इंडियन पीनल कोड के और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन की ओर इस विषय को आकर्षित करता है। हमने DPO से मौके पे बोला कि सारे कागज़ यहाँ से ले लीजिए। हमने यहाँ के पुलिस अधीक्षक से फ़ोन पर बातचीत की। DPO को वर्बल निर्देश दिए हैं कि FIR दर्ज कराएं, बच्चों को उनके परिवार को ढूंढकर रिस्टोर करें और इस प्रकार की जो संस्था का संचालन कर रहा है, परवेज उसका नाम है, उसके विरुद्ध FIR। वहीं बाल गृह में धर्मांतरण के मामले में अब सियासी लड़ाई भी शुरू होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार इन बच्चों के धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई करे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने जांच के बाद एक्शन की बात कही है। बाल गृह के अगर बच्चे हैं षड्यंत्र करके बनाया गया तो उन पर सरकार कठोर कार्रवाई करे। मैं इस पक्ष का नहीं हूँ कि दबाव में, लालच में किसी का धर्म परिवर्तन किया जाए। देखिए, ये जो मामला सामने आया है, इसकी समुचित जांच के बाद क्या तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। जांच जरूर होगी और क्या कुछ इस मामले में विषय है, इसकी जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहना उचित। 3 साल पहले ये बच्चे भोपाल में भटकते हुए मिले थे। तब भोपाल बाल कल्याण समिति ने बच्चों की पहचान के बाद इन्हें रायसेन बाल कल्याण समिति को सौंप दिया था। समिति ने बच्चों के माता पिता की नहीं मिलने तक उन्हें गौहरगंज के शिशु गृह को सौंप दिया था। भोपाल और रायसेन बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट में तीनों बच्चों के नाम हिंदू ही दर्ज हैं। कुल मिलाकर बच्चों की आइडेंटिटी बदल दी गई, जो भारत के संविधान का उल्लंघन है। बहरहाल इस केस ने सनसनी मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायसेन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के एक पत्र ने खलबली मचा दी है। दरअसल उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक खत लिखा है, जो अब चर्चा में आ चुका है। देखिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक लेटर लिखकर प्रदेश में खलबली मचा दी है। उन्होंने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर हो रही कार्रवाई के बारे में बात की और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाने की भी बात कही। उन्होंने पुलिस पर सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि पुलिस अधीक्षक सत्ताधारी दल के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज न करें
उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करने वाले अधीक्षकों के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। अपने पत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि उन्हें इस तरह की जानकारी मिल रही है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं और ऊर्जावान नेताओं पर पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। सब जगह से खबर आती है मुझे कि किस तरह पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है और किस प्रकार से दबाव। अब 11 महीने बचे, 11 महीने में पूरा खुलासा हो जाएगा किसने क्या किया। आप दबंगई की राजनीति कर रहे, डरा रहे हैं पुलिस अधीक्षक को। अगर मैं चिट्ठी लिखता हूँ आप कानून का पालन करिए, उनको क्यों परेशानी है? उनको भी ऐसी चिट्ठी लिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लिखती चिट्ठी कि आप कानून का पालन करिए? मैं तो यही कहा, आप कानून का पालन करिए। उधर कमलनाथ की चिट्ठी पर सियासत तेज होती जा रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने इस चिट्ठी पर कड़ा ऐतराज जताया है, साथ ही कमलनाथ पर तीखा हमला भी बोला। अब देखिए, ये दादागिरी और धमकी ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसके दामन पर 84 के सिख दंगों के दाग हों। और इसीलिए तो ये बात स्पष्ट होती है कि कमलनाथ जी ने हर समय दादागिरी की राजनीति की है। वो नेहरू परिवार की चमचागिरी करते हुए हर समय प्रमुख पद पर रहे और उन्होंने दादागिरी और धमकी के माध्यम से राजनीति आगे बढ़ाई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने सीनियर लीडर का इस तरह से बयान देना, पत्र लिखना और धमकी देना, ये लोकतंत्र में कहीं इसका स्थान नहीं है। कमलनाथ ने पुलिस अधीक्षकों पर दबाव में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ फर्जी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब पुलिस प्रशासन पर उन्होंने सवाल उठाया है। वो लगातार कहते आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और पैसे का सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। हालांकि कमलनाथ ने ऐसी चिट्ठी पहली बार लिखी है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। शिवराज सिंह चौहान दिसंबर में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और खबरों की माने तो नए मंत्रिमंडल में 12 से ज्यादा नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा खबर यह भी है कि नॉन परफॉर्मर मंत्री जो हैं उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल दिसंबर में हो सकता है। इसमें 12 से ज्यादा नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री को मिलाकर कैबिनेट में 31 सदस्य हैं, जबकि 4 पद रिक्त हैं। इन 4 पदों के साथ नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को बदला जा सकता है। कुछ मंत्रियों का हटाने की बात भी कही जा रही है। नए कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल कैबिनेट में 30 में से 10 मंत्री क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय वर्ग से महेंद्र सिंह सिसोदिया, गोविंद सिंह राजपूत, अरविंद सिंह भदौरिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, यशोधरा राजे सिंधिया, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, उषा ठाकुर, इंदर सिंह परमार और ओपीएस भदौरिया मंत्रिमंडल में शामिल हैं। वहीं सीएम को मिलाकर 8 ओबीसी वर्ग से हैं। ओबीसी वर्ग से सदस्य भूपेंद्र सिंह, कमल पटेल, मोहन यादव, भरत सिंह कुशवाहा, रामकिशोर कांवरे, ब्रिजेंद्र सिंह यादव और सुरेश धाकड़ हैं। 3 एससी और 4 एसटी वर्ग से मंत्री हैं। एससी वर्ग से जगदीश देवड़ा, तुलसी सिलावट और प्रभुराम चौधरी शामिल हैं, जबकि एसटी वर्ग से विजय शाह, बिसाहू लाल सिंह, मीना सिंह और प्रेम सिंह शामिल हैं। 4 रिक्त पदों पर मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उज्जैन के प्राचीन राम जनार्दन मंदिर परिसर की धर्मशाला में मुस्लिम परिवार के सेलिब्रेशन पर बवाल मच गया। संत समाज और हिंदू संगठनों के जोरदार विरोध के बाद आनन फानन में मंदिर के मुख्य पुजारी ने एक्शन लिया और धर्मशाला को खाली करवा दिया गया। महाकाल की नगरी उज्जैन में हिंदू आस्था पर ठेस का एक मुद्दा गर्मा गया है। मामला महाकाल मंदिर का नहीं बल्कि प्राचीन राम जनार्दन मंदिर से जुड़ा है। दरअसल मंदिर की धर्मशाला में भक्तों ने जब एक बैनर देखा तो उनके होश उड़ गए। देखते ही देखते तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस बैनर पर लिखा था, शेख फैमिली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर उज्जैन के संतों और हिंदू संगठनों की नजर तक पहुंची तो बवाल मच गया। हम ऐसे लोगों को यहाँ कार्यक्रम नहीं करने देंगे जिनकी संस्कृति,
जिनकी सभ्यता और जिनके संस्कार हमसे मेल नहीं खाते। अगर उनका सब कुछ अलग है तो उनके कार्यक्रम स्थल भी अलग ही होने चाहिए, क्योंकि उनका खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है। उज्जैन का राम जनार्दन मंदिर काफी प्राचीन है। यहाँ भगवान राम एक वनवासी के रूप में विराजे हैं। उनकी प्रतिमा को काफी दुर्लभ माना जाता है। ये मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि पुरातात्विक महत्व का भी है। यहाँ हनुमान जी की ब्राह्मण रूप में दुर्लभ प्रतिमा भी है। दरअसल राम जनार्दन मंदिर 2 मंदिरों का समूह है। एक मंदिर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी हैं, जबकि जनार्दन मंदिर 17वीं शताब्दी में बना भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर के परिसर में धर्मशाला है, जिसे एक मुस्लिम परिवार ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुक किया। यही मसला विवाद की वजह बन गया। मध्याह्न काल में तो जानकारी लगने के बाद तुरंत हमने आनन फानन कार्रवाई करते हुए उन सभी लोगों को इस स्थान से यहाँ से बाहर कर दिया है और उनकी बुकिंग सारी कैंसिल कर दी गई है और जिनका जो भी मूल्य था उनको वापस लौटा दिया गया है। बवाल मचने के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी एक्शन में आए और धर्मशाला को खाली करवाया गया। पुजारी के मुताबिक सुरक्षा गार्ड ने मुस्लिम परिवार को धर्मशाला दे दी थी। क्योंकि राम जनार्दन मंदिर हमारी हिंदू के आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ पर एक चौकीदार के द्वारा आर्थिक लाभ के लिए एक शेख परिवार को उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हॉल जो दिया गया था, उसका कल पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। संतों की दलील है कि मुस्लिम समाज का रहन सहन और खान पान अलग है। उनका सवाल है कि दूसरे धर्म के लोगों को कैसे यहाँ आयोजन की अनुमति मिल गई। कुछ संत इसे साजिश बता रहे हैं। बहरहाल बवाल के बाद मुस्लिम परिवार की बुकिंग रद्द कर दी गई और पैसा लौटा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उज्जैन। छत्तीसगढ़ के नक्सली अच्छे हैं या बुरे, इस पर राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि सभी नक्सली बुरे नहीं होते, लेकिन अब नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के इस बयान को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। भानुप्रतापपुर में अगले महीने उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में बीजेपी सभी मुद्दों के साथ इस मुद्दे को भी उछालने की मूड में आ गई। सारे नक्सली लोग गलत नहीं होते। छत्तीसगढ़ में चुनावी सीजन की सियासत बयानों में उलझने लगी है। हर मुद्दे पर जमकर बयानबाजी हो रही है और हर छोटा बड़ा बयान मुद्दा बन जा रहा है। महतारी हुंकार रैली के जरिए महिला सुरक्षा और शराबबंदी को लेकर कांग्रेस को घेरने में जुटी बीजेपी को कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के बयान से एक और मुद्दा मिल गया है। 2 रोज पहले रायपुर में रंजीत रंजन ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कहा था कि हर नक्सली बुरा नहीं होता, बल्कि लोग उनके नाम से दुकान चलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलियों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी इंसान हैं। पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। नक्सली लोग गलत नहीं होते, खराब नहीं होते और बहुत लोगों को मिसयूज किया जाता है और बहुत लोग उनके नाम से अपनी दुकानें चला रहे होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और डर किसका, वो भी व्यक्ति है, हम लोग भी व्यक्ति हैं। उनकी कुछ डिमांड थी। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का ये बयान अब बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। नक्सलियों पर उनकी राय को लेकर न सिर्फ लगातार बयानबाजी हो रही है, बल्कि बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने तक की तैयारी कर रखी है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे का कहना है कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। बीजेपी इसे जान की बाजी लगाकर नक्सलियों से लड़ रहे और शहीद हुए जवानों का अपमान बता रही है। पूरे ऐसे दुर्गम क्षेत्र में जो अपनी जान की बाजी लगा करके जो डटे हैं, ऐसे उन परिवारों का अपमान है, छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है, छत्तीसगढ़ की महतारी का अपमान है, छत्तीसगढ़ की महतारी के सपूतों का अपमान है। जिस प्रकार से बिहार से आयातित सांसद छत्तीसगढ़ कोटे की रंजीता रंजन जी ने जो बातें कही, दौरा हुआ लंबे समय बाद, किंतु दौरा चढ़ गया। और जो उन्होंने बात कही है, ये वास्तव में यहाँ की शहादत पर पानी फेरने वाला है। वो यहाँ के बलिदानियों पर, हुतात्माओं पर, शहीदों की घावों पर, उनके परिवार, और ये कहूं कि नमक छिड़क कर चले गए। उन्होंने घाव को हरा करने का काम किया है। उधर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी कोई भी मुद्दा बनाए, फर्क नहीं पड़ा। सीएम ने कहा कि हमारी रणनीति से नक्सलवाद खत्म होगा। हाँ, रमन सिंह के साथ कार्यकाल में बढ़ा और हमारे कार्यकाल में घटा।
वो आप लोग सब देख रहे हैं। नहीं तो आप लोगों का मतलब कैमरा और आईडी और एक बैग सारे पत्रकारों को बंधा रहता था, कब घटना हो और कब जाना पड़े, फोन आएगा तुरंत सब काम छोड़ के जाना पड़ेगा। आज 4 साल में ऐसी स्थिति आई क्या एक बार भी? इसका मतलब यह है कि नक्सलवाद पीछे हटा, जो हमारी रणनीति है वो कारगर रही है और नक्सलवाद को पीछे धकेलने में हम सफल रहे हैं, और यही है जो नक्सलवाद को खत्म करेगा हमारी जो नीति है। पिछले विधानसभा चुनाव में नक्सल प्रभावित बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में से 11 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। दंतेवाड़ा में उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस वहां सभी 12 सीटों पर कब्जा कर चुकी थी। दिसंबर में भानुप्रतापपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए रंजीत रंजन के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। रायपुर से देवव्रत भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने वाले लोग अब कम ही मिलते हैं, क्योंकि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास बहुत कम वक्त है, परेशानियां ज्यादा होती हैं, हर कोई अपने में ही खोया है। लोग दूसरों के बारे में कम और अपने बारे में ही ज्यादा सोचते हैं। लेकिन बैतूल के 3 भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के नाम कर दी जो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। बैतूल से ऋषु नायडू की यह खास रिपोर्ट देखिए। बैतूल के गर्ग परिवार को आज कौन नहीं जानता। गर्ग परिवार के तीनों भाई पिछले 7 सालों से कैंसर के लिए न सिर्फ शहर में जागरूकता अभियान चला रहे हैं, बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे मरीजों का मुफ्त में इलाज भी करा रहे हैं। परिवार का कहना है कि उनकी बहन की कैंसर से 10 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद इन लोगों ने ये तय किया कि वो कैंसर मरीजों की मदद के लिए काम करेंगे और जो दर्द उनकी बहन ने झेला उसी किसी और को नहीं उठाने देंगे। बीते 7 सालों में इन भाइयों ने जहां कई लोगों को नई जिंदगी दी, तो वहीं कईयों का घर उजड़ने से भी बचाया। इनके काम की तारीफ शहर में कुछ इस कदर फैली कि आज पूरा शहर इनके सम्मान में नतमस्तक है। तो वहीं इनके काम की शोहरत का ही नतीजा है कि इनके अभियान के साथ आज शहर के कई जाने माने डॉक्टर और अस्पताल जुड़ गए हैं। जब हमारी बहन जी शांत हुई आज से लगभग 10 वर्ष पहले, तो पहले परिवार में सोचा कि उनकी याद में कुछ बच्चियों को स्कॉलरशिप या कुछ इस तरह का करें जिससे उनकी याद में। फिर बाद में ये समझ में आया कि ये और भी शासकीय योजनाएं हैं और भी लोग इस तरह से करते हैं, कुछ ऐसा किया जाए जो परमानेंट सा हो और जिसका इसका इफेक्ट दिखे, जिससे लोगों को फायदा हो। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज में लाखों रुपए खर्च होते हैं और कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो हम लोगों के इस प्रयास से एक उपलब्धि ये रही है कि इन दूरस्थ अंचल के जिले के आदिवासी पिछड़ा हरिजन हमारे भाई बहन, और उनको समय पर उनकी जांच हो जा रही है और कुछ डॉक्टर्स उनको इलाज के लिए भी सहयोग दे रहे हैं। इस कैंप में चूंकि मेडिकल लाइन में बहुत सारे कैंप होते हैं, पर मेरा ऐसा अनुभव है और मानना है, चूंकि कैंसर महंगी बीमारी है, हम इसमें अपने परिवार के अतिरिक्त कभी किसी से आर्थिक सहयोग नहीं लेते, न शासन से न किसी बड़े व्यक्ति। कैंसर मरीजों के इलाज में जो खर्च आता है उसे तीनों भाई मिलकर उठाते हैं। मरीज के इलाज में कोई कोर कसर ना रह जाए, इसलिए वो सक्षम लोगों से फंड भी जुटाते हैं। जो मरीज इनके कैंसर सेंटर से ठीक होकर आज अपने घर लौटे हैं, वो भी आज इनके अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। ये लोग खुद घूम घूम कर लोगों को कैंसर के खतरों से आगाह करते हैं, साथ ही लोगों को नशे से दूर रहने की भी सलाह देते हैं। 2017 में मेरे को कैंसर डायग्नोसिस हुआ था। यहीं सिविल कैंप लगा था, ये संतुलन संस्था का। यहीं से मुझे बताया गया कि आप वहाँ पर जाइए जवाहरलाल नेहरू में, वहाँ आपका इलाज होगा। मैं वहाँ पर गया, मेरा पूरा वहाँ इलाज हुआ, मैं स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद में हर साल जब यहाँ कैंप लगता है, मैं हर साल कैंप में यहाँ आता हूँ और चेकअप कराता हूँ। मेरा पूरा फ्री इलाज हुआ। अभी वर्तमान समय में मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर यहाँ नहीं हो पाता तो काफी पैसा लगता? हाँ, पैसा लगता, पर ये उनके सहयोग से फ्री में इलाज हो गया और मैं स्वस्थ हो गया। गर्ग परिवार आज जिस तरह से कैंसर मरीजों के लिए मसीहा बन गया है, उसकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।